हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को मैथमेटिक्स की इस खूबसूरत सा दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सा लेक्चर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझने वाले हैं। ये हर एक इंटीग्रेशन करने के बाद आप सर सी को क्यों जोड़ देते हैं, ये सी का यहाँ पे क्या मतलब है वो बता दीजिए, और हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे। सिर्फ सी का मतलब ही नहीं समझेंगे, सी यहाँ पे किस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में फील करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसमें सी लगा देते हैं, लेकिन हम बहुत कोई ये नहीं जानता है कि सी क्यों लगाते हैं, उसका क्या मतलब है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, सी हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइएगा उसका आंसर, आप दीजिएगा उसका आंसर। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि सर बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होना चाहिए। 2x का इंटीग्रेशन हमें बता दीजिए, 2x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो आप क्या बता दीजिएगा? आप क्या बोलिएगा कि सर वो फंक्शन को फाइंड कर लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो फिर 2x का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 2x किसका डिफरेंशिएशन है? 2x डिफरेंशिएशन है x स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x होता है, तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का भी तो डिफरेंशिएशन 2x ही होता है। x स्क्वायर प्लस 1 का भी तो डिफरेंशिएशन सर, इसका डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो 2x ही होगा। x स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी तो डिफरेंशिएशन 2x ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन ऐसा होता है। और इस तरह का तमाम तरह का कांस्टेंट कोई भी ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x ही होगा। मतलब सर एक ऐसा इनफाइनाइट यहाँ पे फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन 2x ही होता है। इसका मतलब 2x का इंटीग्रेशन क्या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा? सर इतने सारे क्या 2x का इंटीग्रेशन हो सकता है? और मैं अभी बोर्ड में तो 5-6 ही लिख रहा हूं, इस प्रकार इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या 2x का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट होता है? यस, यहाँ पे 2x से जब इंटीग्रेट करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है, याद रखिएगा। तो क्या सर इतना सारा वैल्यू को हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? 2x के जब इंटीग्रेशन करने बोलेगा तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, इतना सारा इनफाइनाइट लिखेंगे क्या? इसी के लिए, इसी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी को इजाद करना पड़ा। समझिएगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। हम इसको इस प्रकार का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना बता के हम जनरल सॉल्यूशन बताते हैं, और वो जनरल सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, जनरल सॉल्यूशन हम किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो उसका हम जवाब में तो एक्स स्क्वायर दे ही देंगे, प्लस किसी ना किसी कांस्टेंट का इसमें एडिशन है। कभी हम यहाँ पे 0 को ऐड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ऐड है। कभी प्लस 1 को ऐड कर रहे हैं, कभी माइनस 1 को ऐड कर रहे हैं। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसीलिए आप जनरली यहाँ पे एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे और वो कांस्टेंट सी होगा। और सी यहाँ पे क्या नोट कीजिएगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे जो लिखे हैं उसमें तो एक्स स्क्वायर तो सब में टर्म सेम ही आ रहा था, और सी यहाँ पे एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं जनरल, उसका नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, और इसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसी को बोलते हैं सर। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो सी है उसी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर है? क्लियर है क्या? अब क्यों लिख रहे हैं ये पता चल गया कि इतने सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते, इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ किसी ना किसी कांस्टेंट का एडिशन होगा ही, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट को जनरली सी से डिनोट करके हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी अपना आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो अपना आंसर एक्स स्क्वायर प्लस सी रिपोर्ट कर रहे हैं ये एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, हमको ग्राफिकली समझना है इस बात को। ठीक है, हम तो सबसे पहले अपना यहाँ पे थॉट प्रोसेस को क्या यूज किया कि इतने सारे सॉल्यूशन बताने से अच्छा है कि हम एक जनरल सॉल्यूशन अपना जनरल सॉल्यूशन को एक आंसर रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम रिपोर्ट कर दे, तो इस प्रकार हम यहाँ पे समझ गए कि क्यों ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, इस बात का हमें
क्लियर जानकारी हो गया है कि सर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम इतने सारे आंसर को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन को रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सर कि सी क्यों ऐड करते हैं। सी वास्तविक ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, सर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है वो बता दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे कि सी की जगह पे हम डिफरेंट वैल्यू को रखते जाएंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, इस प्रकार कुछ भी वैल्यू को रखते जाएंगे और प्रत्येक केस में अपना एक इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलते जाएगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो x² + 0 ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो x² + 1 ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, माइनस रखेंगे तो x² - 1 ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। इस प्रकार हम सी का डिफरेंट वैल्यू पे रखने पे हमें अलग अलग तरह का सॉल्यूशन मिलते जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनली इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो समझना चाह रहे हैं, ग्राफ से समझना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर c की जगह पे 0 रखेंगे तो x² बनेगा, तो x² का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। आप सभी को पढ़ चुके हैं, प्ले विद ग्राफ का एक टॉपिक बना चुका हूँ, सारा ग्राफ को डिटेल्स में डील किया हुआ। ठीक है, आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं सारे ग्राफ को। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, c की जगह पे 0 रखते हैं x² बनता है, x² ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, ये 0,0 से पास करेगा, नोट कीजिएगा। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो x² + 1 बनेगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम सिखा चुके हैं कि किसी में +1 या फिर -1 करने से, +2 करने से क्या होता है, +1 करते हैं ग्राफ 1 यूनिट, 1 करते हैं प्लस तो 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा, अब ये देखिए ग्राफ, ये जो है, ये जो ग्राफ है वो x² का ग्राफ है। ठीक है, अगला जो ग्राफ बनेगा x² + 1 का कुछ इस प्रकार बनेगा, 1 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो अगला ग्राफ बनकर तैयार हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x² + 1। अगला अगर x² + 2 का बनाना चाहेंगे तो वो एक और यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला ग्राफ ये कुछ बनेगा, x² + 2 का बनेगा। अगर x² - 1 का बोलेंगे तो एक यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ x² - 1। अगर x² - 2 का बनाना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार ग्राफ बनकर तैयार होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ x² - 2। तो ये जो इसका सोल्यूशन जो है, इस इंटीग्रेशन का जो सोल्यूशन है x² + c, नोट कीजिएगा x² + c, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कीजिएगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट कीजिएगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट कीजिएगा अच्छे अक्षरों में नोट कीजिए इसको। एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है, नोट कीजिएगा, लिखिए आप सभी को, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। हम इस बात का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। सी का डिफरेंट वैल्यू को लेते जाएंगे तो अलग अलग ग्राफ बनेगा, लेकिन सारा ग्राफ यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, सिर्फ क्या है, 1 यूनिट से ऊपर, 1 यूनिट से नीचे, 2 यूनिट से ऊपर, 2 यूनिट से नीचे, इस प्रकार शिफ्टेड ग्राफ मिलेगा। एक ही तरह का ग्राफ मिलेगा, लेकिन फैमिली ऑफ ग्राफ मिलेगा, हर एक जगह पे एक ग्राफ मिलेगा, हर एक पॉइंट पे ही ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंशिएशन का फंडा भी यूज करके समझ सकते हैं, क्योंकि इन सभी का डिफरेंशिएशन 2x होता है। इसका मतलब सभी का एक पॉइंट पे टेंजेंट सेम होगा। इन सभी का जो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, वो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि सर सबका डिफरेंशिएशन 2x है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है सर। इसका मतलब सबका स्लोप सेम ही होना चाहिए। यस, किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे एक लाइन खींचते हैं और इस पॉइंट पे चेक करते हैं क्या सबका स्लोप सेम है। यस, मिल जाएगा आपको सबका स्लोप। इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप मिलेगा, इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप मिलेगा, इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप मिलेगा। इसी प्रकार हर जगह पे अपना एक स्लोप मिलेगा, और ध्यान देखिएगा तो वो स्लोप क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो जो भी मिलेगा सभी पैरेलल स्लोप मिलेगा, पैरेलल स्लोप मिलने वाला है। पैरेलल स्लोप का वैल्यू इक्वल होता है, इसीलिए सबका सेम मिलेगा। तो आई होप सब कुछ समझ चुके होंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी है,
क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन जनरेट होने वाला है। उन सभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, सभी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। जनरल सी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि सी यहाँ से ऐड हो रहा है, तो सी क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और एक बात हमें और समझना है कि अगर हम इसको ग्राफ बना के देखें तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ बना रहा है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि सर इसका जो सॉल्यूशन है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व का, ठीक है। और इन सभी कर्व का किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सभी टेंजेंट पैरेलल होता है। नोट कीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब सारा टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट होगा, यहाँ पे स्लोप नहीं लिखेगा, पैरेलल टेंजेंट होगा, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट होगा और पैरेलल टेंजेंट का जो वैल्यू होता है वो सबका सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, क्लियर है? तो आई होप सभी कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।